फ्यूचर ग्रुप की एसेट खरीदने का रिलायंस इंडस्ट्रीज का दांव क्या बेकार चला जाएगा? क्योंकि फ्यूचर ग्रुप को कर्ज देने वाले घरेलू बैंकों ने वोटिंग की है और उसमें रिलायंस के जो प्रस्ताव है उसके खिलाफ वोट दिया है। ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि रिलायंस ने 2020 में इस डील के लिए तय हुई जो राशि थी 24,713 करोड़, उस प्रपोजल को रिवाइज करके उसे कम कर दिया है। प्रपोजल रिवाइज होने के बाद ये रकम कितनी थी ये अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन जो लोग इस पूरी डील से जुड़े हैं उन्होंने ये बताया कि इस प्रपोजल के साथ रिलायंस ने कुछ नई शर्तें भी जोड़ दी जो बैंकों को मंजूर नहीं थी। इसके बाद ये डील खटाई में पड़ती दिख रही है। आपको बता दें कि फ्यूचर ग्रुप पर भारत के बैंकों का और अन्य कर्जदारों का कुल 27,000 करोड़ रुपया बकाया है। सर, आखिर बैंकों को रिलायंस का ये ऑफर पसंद क्यों नहीं आ रहा है? शुभम, मेरे हिसाब से आज के भारत के कॉर्पोरेट इतिहास की ये सबसे बड़ी खबर है और इसमें जितने पेंच आए हैं ये किसी रोमांचक जासूसी या फैंटेसी कथा जैसी कहानी है फ्यूचर रिटेल और पर रिलायंस की बिड और उसके बाद अमेजन से उसका झगड़ा, और इसमें इतने ट्विस्ट और टर्न हैं कि उन्हें करीब से देखा जाए तो ऐसा लगता है कि जैसे भारत की कंपनियां किस तरह से काम कर रही। यहाँ ताजा विवाद बड़ा है और बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए क्योंकि भारत के बैंकों को भारत के सबसे बड़े उद्योगपति पर भरोसा नहीं है। फ्यूचर रिटेल को टेक ओवर करना चाहती है मुकेश अंबानी की रिलायंस, और रिलायंस ने जो बिड किया है वो 24,000 करोड़ के आसपास का है। यहां जो प्रमुख बैंकर्स हैं जिन्होंने फ्यूचर रिटेल को लोन दे रखा है, उसमें स्टेट बैंक सबसे बड़ा बैंकर है जिसका सबसे बड़ा लोन है, उसने मुकेश अंबानी की रिलायंस के पूरी मंशा पर, इस कंपनी को लेकर मंशा पर सवाल उठाया है। और बात वहां से शुरू हुई है वो जिस पर हमने एक बार मनी सेंट्रल में विस्तार से चर्चा की थी कि कैसे रातों रात भारत में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी कंपनी ने दूसरी कंपनी के स्टोर्स पर रात में कब्जा कर लिया। एकदम अचानक रात में गए और फ्यूचर रिटेल्स के बिग बाजार के स्टोर पर रिलायंस ने कब्जा कर लिया। स्टेट बैंक और लेंडर्स ने पहली बार कॉर्पोरेट्स की इस हेजेमोनी के खिलाफ, इस दबाव के खिलाफ इस प्रस्ताव में अपनी बात खुलकर कही है। जिस तरीके की रिपोर्ट्स हमारे पास आ रही हैं उस हिसाब से स्टेट बैंक ने कहा है कि 70% स्टोर्स जो रिलायंस ने कब्जा कर लिया था उसके बारे में लेंडर्स से बात भी नहीं की गई, उस बारे में लेंडर्स से कोई चर्चा नहीं की गई। यानी बैंक ये महसूस कर रहे हैं कि रिलायंस ने अपनी बार्गेनिंग पावर बढ़ाने के लिए गलत तरीके से वो स्टोर कब्जा कर लिए थे। उसके बाद अब इस डील की वैल्यू कम की जा रही है। हमें याद होगा उस पुराने एपिसोड की, शुभम आपको भी याद होगी, हमने कहा था कि उस समय किशोर बियानी ने भी, फ्यूचर रिटेल ने भी इस कार्रवाई पर सवाल उठाया था और ये कहा था कि ये उचित कार्रवाई नहीं। तो विवाद का मुद्दा रिलायंस की वो गतिविधि है जिसमें कि रिलायंस ने फ्यूचर रिटेल के बिग बाजार के स्टोर्स पर अचानक कब्जा कर लिया था जबकि नेगोशिएशंस चल रहे थे। दूसरी एक पहलू हमें दिखाई देता है कि शायद बैंकर्स फ्यूचर रिटेल को एनसीएलटी में ले जा रहे हैं, यानी आर्बिट्रेशन के और बैंक्रप्सी के प्रोसेस के बीच में ले जा रहे हैं क्योंकि फ्यूचर रिटेल डिफॉल्ट कर रही है, अपने कर्ज वापस नहीं कर पा रही है। रिलायंस को लग रहा होगा कि कंपनी डिस्ट्रेस में है और इसे शायद और कम कीमत पर खरीदा जा सकता है, इसलिए उसने जो अपनी बोली, अपनी बिड है उसे घटाया है। हम फिर बता रहे हैं कि बिड कितनी घटी है इसके बारे में ना बैंकर्स ने जानकारी दी है, ना फ्यूचर रिटेल ने जानकारी दी है, ना रिलायंस ने जानकारी दी है। पर यह पूरी डील बुरी तरह जाकर उलझ गई है और इसमें जो सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं वो बैंकर हैं, वो लेंडर्स हैं जिन्होंने पैसा दे रखा है। उन्हें अब इस फ्यूचर रिटेल के भविष्य को लेकर और फ्यूचर रिटेल को रिलायंस को दिए जाने को लेकर बहुत सारे सवाल हैं और वो सवाल कॉर्पोरेट हलकों में, बैंकिंग हलकों में जगह जगह तैर रहे हैं। तो फिर ये डील अब आपको आगे किस दिशा में जाती दिख रही है? इस डील में दो विकल्प हैं। पहली चीज तो ये कि अगर ये एनसीएलटी में जाएगी तो अभी तो रिलायंस एनसीएलटी पर अपना स्टैंड लेगा, फ्यूचर रिटेल के पास तो कोई विकल्प है नहीं, फ्यूचर रिटेल इसको एनसीएलटी में जाने से नहीं रोक सकता क्योंकि एक निर्धारित अवधि के बाद अगर पैसा नहीं चुकाया जाए तो लेंडर बैंक्रप्सी की प्रोसीडिंग्स के लिए एनसीएलटी में जा सकता है। अमेजन अभी इसमें एक डार्क हॉर्स है। इस पूरी प्रक्रिया में रेगुलेटर्स ने अमेजन को और फ्यूचर रिटेल के पुराने रिश्ते को अंतर्राष्ट्रीय रेगुलेटर्स ने सपोर्ट किया था, भारतीय रेगुलेटर्स ने उसको नकार दिया था, कंपटीशन कमीशन बीच में आ गया था और कुल मिलाकर परिस्थिति ऐसी बनी थी कि अमेजन इसका टेक ओवर ना कर पाए और धीमे धीमे ये डील जो रिलायंस के साथ फ्यूचर रिटेल की होने वाली थी वो नतीजे पर पहुंच जाए। अब ये रिलायंस का टेक ओवर भी मुश्किल में फंसता दिख रहा है क्योंकि अगर बैंकर्स ही तैयार नहीं होंगे तो यहां एक विकल्प है कि अमेजन शायद फिर काउंटर ऑफर दे सकता है या उतनी ही राशि का काउंटर ऑफर दे सकता है जितनी राशि का काउंटर ऑफर
रिलायंस ने दिया था इसको एक टेक ओवर करने के लिए, तो क्या बैंकर्स उसे स्वीकार करेंगे? क्या अमेजॉन इसमें वापस लौटेगा इस डील के भीतर? और अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या फ्यूचर रिटेल की का जितना वैल्यूएशन है, उसकी जितनी एसेट्स का वो वैल्यूएशन रहेगा कि नहीं रहेगा? ये सारे सवाल अभी भविष्य के गर्भ में हैं। लेकिन फिर एक बार पिछले 2-3 साल में तमाम पेचों में फंसने के बाद अब एक नए तरीके की उलझन में जाकर फ्यूचर रिटेल की डील फंस गई है, और उसमें बैंक्स बुरी तरह फंसे हुए हैं, क्योंकि उन्हें न इधर से कुछ उम्मीद बनती दिख रही है, ना फ्यूचर रिटेल की तरफ से कोई उम्मीद बनती दिख रही है। उनका बड़ा पैसा इसमें ब्लॉक है, फ्यूचर रिटेल पर बकाया है। बिल्कुल 27,000 करोड़ की राशि, जिसमें 80% हिस्सा करीब करीब भारत के अपने घरेलू बैंकों का है।